अस्सलामुअलैकुम। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक फौजी पर बीती सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी, जिसे जब भी वो रात याद आती है तो वो सहम उठता है। जज्बात की एक हल्की सी लहर ने उसे कैसे खतरों के गिरदाब में धक लिया था। गो के ये सच बयानी अकल की कसौटी पर परखी नहीं जा सकेगी, लेकिन फिर भी इसका एक एक हर्फ सच पर मबनी है। 1972 का दिसंबर आजाद कश्मीर में दाखिल हुआ। अपने साथ वो सर्द बर्फबारी भी ले आया। अमूमन वहाँ बर्फबारी दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में होती है, लेकिन अब की बार शुरू में ही ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाएं थी। उन्हीं दिनों का जिक्र है कि एक वैगन मुसाफिरों से भरी मुजफ्फराबाद से रावलाकोट की जानिब जा रही थी। तमाम मुसाफिर खामोश बैठे मौसम के खतरनाक तेवर देख रहे थे। कोहालत तक सड़क ठीक थी और उससे आगे ये इंतहाई टूट फूट का शिकार। उसी वजह से हिचकोलों के साथ उसकी रफ्तार इंतहाई कम थी। बारिश, धुंध और शदीद सर्दी ने सबको अधमुआ किया हुआ था। वाजिद अली ड्राइवर के पीछे अपनी सीट पर सर टिकाए खिड़की के पार बादलों, धुंध, पहाड़ों को देखता हुआ अपने खानदान और घर को याद कर रहा था। वो इस बार पूरे 6 माह बाद घर जा रहा था, जहां उसकी माँ, भाई, बीवी और 6 साला बेटी उसका शिद्दत से इंतजार कर रही थी। उसने अपने आने की खबर खत में लिखकर भेज दी थी, मगर उसका ये खदशा बजा था कि इतने खराब मौसम में खत उसके गांव तक बरवक्त नहीं पहुंच सकेगा। ये हमेशा से वहां होता आया था कि उधर मौसम खराब हुआ और इधर पूरी वादी का कारोबार ठप हो गया। वो दरमियाने कद का मजबूत और कड़ियल फौजी जवान था। फौज में वो सिपाही भर्ती हुआ और तरक्की पाते पाते लाइस नाइक के ओहदे पर आ पहुंचा था। उन दिनों उसकी पोस्टिंग मुजफ्फराबाद आर्मी कैंप में। वो रावलाकोट से कुछ फासले पर वाक़े एक गांव बंजोसा का रहने वाला था। वैगन आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक मोड़ काटते चली जा रही। वो सोच रहा था कि जिस रफ्तार से वैगन चल रही है, ये इशा की नमाज तक रावलाकोट पहुंचेगी। बंजोसा गांव ऊपर पहाड़ के दामन था। वहां तक कोई सवारी नहीं जाती। दिन में वैगने दरमियान में वाकई बंजोसा झील ओहदे पर आ पहुंचा था। उन दिनों उसकी पोस्टिंग मुजफ्फराबाद आर्मी कैंप में। वो रावलाकोट से कुछ फासले पर वाक़े एक गांव बंजोसा का रहने वाला था। वैगन आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक मोड़ काटते चली जा रही। वो सोच रहा था कि जिस रफ्तार से वैगन चल रही है, ये इशा की नमाज तक रावलाकोट पहुंचेगी। बंजोसा गांव ऊपर पहाड़ के दामन था। वहां तक कोई सवारी नहीं जाती। दिन में वैगने दरमियान में वाकई बंजोसा झील तक जाती, जहां एक खूबसूरत रेस्ट हाउस बुलंद पहाड़ों और ऊंचे दरख्तों के बीच वाक़ था। झील से गांव 1 घंटे की पैदल मुसाफत पर। मौसम की खराबी और रात के अंधेरे की वजह से अब सिर्फ जीप ही उसे झील तक ले जा सकती और आगे का जंगल उसे पैदल अबूर करना था। गोया बीवी बेटी से आज मिलने का ख्वाब पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। दिसंबर के महीने में पहाड़ से वो नीचे गांव में आ जाते थे, मगर इस बार वाजिद को छुट्टी देर से मिली। भाई ने खत से बता दिया था कि वो इंतजार में है ताकि दोनों मिलकर सामान नीचे गांव वाले घर में शिफ्ट कर सके। बर्फबारी वक्त से पहले शुरू हो गई और घर वाले एक तरह से ऊपर फंसे हुए थे। अब उनका पहाड़ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया था। गांव का घर उन दिनों खाली पड़ा था, मगर जरूरत का सारा सामान उसमें हर वक्त मौजूद रहता। जलाने की लकड़ी, रजाइयाँ, तकिए, चारपाइयाँ, आटा और बर्तन के अलावा दूसरा जरूरी सामान
और पानी उसमें मौजूद था। घर के तमाम अफराद के पास तालों की चाबियां होती जो घर पर लगा रहता था। उसका घर 3 सिमतों से घने और बुलंद दरख्तों में घिरा। सफेदे और चीड़ के दरख्त उसके घर के साइबान थे। उसके गांव का घर वाकई बहुत प्यारा था। ऊपर पहाड़ वाले घर तक का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। जुमे की नमाज पढ़कर वो मुजफ्फराबाद से रवाना हुआ था। वो चाहता तो ये था कि शाम तक अपने घर पहुंच जाए, मगर बारिश, धुंध और आगे महसूस होती बर्फबारी उसकी ख्वाहिश के आगे खड़ी नजर आई। उसे अंदाजा था कि आगे रावलाकोट से गांव तक का रास्ता एक दलदल में तब्दील हो चुका होगा। वो एक तरबियत याफ्ता सिपाही भी था, इसलिए चढ़ाई तय करना कोई इतना मुश्किल न। वो पहाड़ों का बासी था, पहाड़ों का मजाज उससे ज्यादा कौन जानता था। मौसम तो अबतर से अब ज्यादा कौन जानता था। मौसम तो अबतर से अबतर होता जा रहा। उनकी वैगन देर कोट और फिर गाजियाबाद से निकलकर पानी वाला जियारत तक सुस्त रफ्तारी से चली जा रही थी। असर की नमाज के लिए वो गाजियाबाद में रुके थे। ड्राइवर कह रहा था कि शाम की नमाज हम जियारत जाकर पढ़ेंगे। वैगन आरजा से होती हुई जियारत पानी वाला पहुंचने वाला। वहाँ पीर सैयद जिन्नात शाह का मजार था। पूरा इलाका उनका अकीदतमंद था। उसने सोचा कि वो आज इसी बहाने मजार पर भी हाजिरी दे देगा। वो पानी वाला जियारत में दाखिल हुए तो शाम उतर चुकी थी और रात की स्याही में बदल गई थी। पूरे इलाके को बुलंदो बाला पहाड़ों ने घेरा हुआ। बाजार खत्म होने से पहले वैगन एक चाय खाने के सामने रुकी। साथ ही मस्जिद थी। मुसाफिरों ने मिलकर वहाँ शाम की नमाज अदा। नमाज के बाद गर्मा गर्म चाय पी। चाय खत्म करने के बाद वो उठा और फातिहा पढ़ने जियारत की जानिब चला। बाजार के इख्तिताम पर बाएं तरफ कुछ सीढ़ियां जियारत की जानिब उतर रही और सहन के गिर्द बुलंदोबाला दरख्त जो जियारत को घेरे हुए। बारिश थम चुकी थी। फिर वो सैयद जिन्नात शाह के मजार की सीढ़ियां उतरता चला गया। उसने वहाँ फातिहा ख्वानी की। फिर उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। दुआ खत्म करने के बाद वो घूमा तो वहाँ चादर से चेहरा ढांपे एक उम्र रसीदा शख्स खड़ा था। उस आदमी ने गहरे लहजे से वाजिद का नाम पूछा। वाजिद ने अपना नाम बताया तो दोबारा उसने पूछा, कहाँ जा रहे? एक अजनबी की ये बेतकल्लुफी उसे पसंद न आई। उसे पहला ख्याल ये आया कि ये कोई मजार पर भीख मांगने वाला। जवाब देने की बजाय उसने जेब से बटुआ निकाला और 5 रुपए निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाए और बोला, ये रख लो और मेरे लिए दुआ कर। उस शख्स ने नोट की जानिब नजर उठाकर भी नहीं देखा और उसी लहजे में बोला, आगे मौसम बहुत खराब है, रास्ते बर्फ से ढक चुके हैं, रात मजार पर ठहर कर सुबह चले जाना। मेरी फिक्र न करो, मैं उन इलाकों में पल कर जवान हुआ हूँ, मैं आराम से चला जाऊंगा। तुम भी जाकर आराम करो और ये पैसे रख लो। तो फिर ऐसा कर, आसपास कुछ गरीब गुरबा रहते हैं, अपने सर का सदका उतारते जाओ। उसी दौरान वैगन के ड्राइवर ने मुसाफिरों को बुलाने के लिए हॉर्न बजाए। वाजिद ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और उसकी जानिब देखे बगैर मजार से बाहर आया और सीढ़ियां चढ़ता हुआ सड़क पर आ गया। वाजिद के बगैर मजार से बाहर आया और सीढ़ियां चढ़ता हुआ सड़क पर आ गया। वाजिद ने मुड़कर नीचे मजार की जानिब देखा तो वो शख्स मजार से निकलकर उसकी जानिब तशवीश और हमदर्दी भरी नजरों से बगैर पलके झपकाए देख रहा। वैगन रवाना हुई तो रास्ता और ज्यादा मुश्किल हो गया। वैगन धीरे धीरे बढ़ती हुई जब रावलाकोट पहुंची तो रात के 9 बज चुके थे। सड़क पर ना आदम ना आदमजाद का पता था। हर जानिब बर्फ की चादर बिछी थी। वो वैगन से उतरा, अपना बैग पैक पीठ पर लटकाया और पहला ख्याल उसके जहन में ये आया
कि क्यों ना रात रावला कोट में बसर कर लूं और सुबह होते ही बंजोसा गांव का सफर करूं। मगर बीवी और बेटी की मोहब्बत ने उसे सफर जारी रखने पर मजबूर कर दिया। उसने ये सोचा कि मैं पहाड़ वाले घर तक तो नहीं मगर बंजोसा गांव तक तो पहुंच सकता। वहाँ गांव में भी उसका घर था। उसने सोचा कि घर में रात बिताकर सुबह 1 घंटे से पहले अपने प्यारों के पास पहुंच जाऊं। अड्डे पर एक टिक्का शॉप खुली थी। साथ वाला खोखा भी खुला था। वो टिक्का शॉप की जानिब चल पड़ा। सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ था, पर वो अपने मजबूत फौजी बूटों की वजह से आराम से चलता हुआ टिक्का शॉप के सामने जा खड़ा। वाजिद ने टिक्कों और रोटियों का ऑर्डर दिया। फिर उसने ईशा की नमाज अदा की और फिर अपना ऑर्डर ले लिया। अब वो उस जानिब चल पड़ा जहाँ कुछ जीपें खड़ी। आखिरी वैगन निकल चुकी थी। अब सिर्फ जीप मिल सकती थी। उसके जरिए वो बंजोसा झील तक जा सकता था। एक जीप का ड्राइवर माजिद की जान पहचान का था। वाजिद ने उससे हाथ मिलाया और मुजफ्फराबाद से अपने सफर की दास्तान मुख्तसर करके सुना। कहा कि वो ऊपर पहाड़ पर अपने घर अभी जाना चाहता है। ड्राइवर ने पहाड़ की बुलंदी को नजरों में जांचा और फिर उसे बर्फ की सफेद चादर ओढ़े देखा तो बोला कि रात यही रावला कोट में रुक जाओ, इस वक्त ऊपर जाना खतरनाक है। वाजिद उसकी बात सुनकर हंसा और बोला कि एक फौजी को खतरों से डराते हो। मैं अभी घर पहुंचना चाहता हूँ, अगर ना गया तो बेचैनी बढ़ती जाएगी। ड्राइवर खामोश रहा। ड्राइवर बंजोसा झील तक जाने से भी कतरा रहा था, मगर जिस तरह हर पाकिस्तानी अपनी फौज को एहतराम देता है वो ड्राइवर भी देता था। साथ ही उसकी जान पहचान वाला भी था। खैर ड्राइवर अपनी सीट पर आ बैठा। साथ वाली सीट वाजिद ने संभाली। ड्राइवर ने जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंजोसा गांव के रास्ता चलती मोड़ काटती बंजोसा गांव जाने वाली सड़क पर आई और फिर जोर लगाती हुई चढ़ने लगी। कश्मीर में एक खास किस्म की मिट्टी पाई जाती है जिसे कस मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी थोड़ी सी भी बारिश पड़े तो कीचड़ में तब्दील हो जाती। पहले बारिश और फिर बर्फबारी ने रास्ते को दलदल बना दिया था। एक जगह जीप कीचड़ और बर्फ में ऐसी धसी के आगे चलने से इनकार कर दिया। इंजन कई बार घुराया मगर जीप टस से मस न हो। ड्राइवर की आंखों में तशवीश थी। यहाँ जीप का फंस जाना उन दोनों की मौत का सबब भी बन सकता था। रात के तीसरे पहर तो दर्जा हरारत और ज्यादा गिर जाता है और जीप उनके लिए बर्फ खाना बन सकती। ड्राइवर ने वाजिद से कहा कि नीचे उतरकर धक्का लगाना पड़े। जब वो जीप से नीचे उतरा तो उसके पांव घुटनों तक बर्फ में धंस गए। फिर वाजिद ने जीप को अपनी पूरी ताकत से धक्का लगाया। फिर बड़ी मेहनत के बाद टायर की गिरफ्त जमीन पर जरा मजबूत हुई और वो झटके से हुर्रा कर आगे बढ़े। जब वो बंजोसा झील तक पहुंचे तो रात के 12 बज रहे। वो जीप से उतरा तो देखा कि झील के साथ रेस्ट हाउस मुकम्मल तारीकी में डूबा हो। रेस्ट हाउस को देखकर महसूस होता था कि ये कभी आबाद रहा होगा मगर अब भूतों का मस्कन है। ड्राइवर नीचे उतरा। ऊपर पहाड़ पर माजिद साहब सुबह चले जाना, बंजोसा पहुंचने वाले हैं, वहाँ अपने घर में रात गुजार लेना। गांव से आगे चढ़ाई पर इस वक्त चढ़ना अक्लमंदी ना हो। टॉर्च तो होगी ना तुम्हारे पास? हाँ टॉर्च है। अच्छा ये डंडा रख लो, इस वक्त जंगली जानवर भी सड़क के करीब आ जाते हैं, ड्राइवर ने कहा। वाजिद ने अपने बैकपैक से टॉर्च निकाली, बैग को पीठ पर लटकाया, डंडे के साथ तीनों शॉपर मजबूती से बांधे और उसे बाएं कंधे पर रखा। ड्राइवर ने उसे खुदाफिज कहा और जीप मोड़कर वापस चला गया। फिर उसने मुड़कर रेस्ट हाउस की जानिब देखा और तादेर उसे देखता रहा। अगर उसे थोड़ी सी भी ये उम्मीद नजर आती कि रेस्ट हाउस में कोई चौकीदार होगा
तो वो ऊपर गांव जाने का इरादा तर्क करके रात वहीं ठहर जाता। उसे मालूम था कि सर्दियों में इस बंजूसा झील के रेस्ट हाउस का सारा अमला और चौकीदार नीचे रावलाकोट चले जाते हैं। उसने अल्लाह का नाम लिया, टॉर्च की रोशनी सामने डाली और कदम बढ़ा। उसने लकड़ी का पुल पार किया और बंजूसा गांव वाले रास्ते पर नपे तुले कदम से चल पड़ा। उसके लिए चीजों के वजन के साथ बर्फ में चलते हुए चढ़ाई चढ़ना बहुत कदम से चल पड़ा। उसके लिए चीजों के वजन के साथ बर्फ में चलते हुए चढ़ाई चढ़ना बहुत दुश्वार था। फिर इर्द गिर्द के माहौल ने भी अपनी एक दहशत कायम। बुलंद दरख्तों की जगह उसे कोई गैर मर्रई मखलूक खड़ी नजर आई। वो बार बार अपने आप को कोस रहा था कि उसे नीचे रावलाकोट ही रुक जाना चाहिए था। उसे मालूम था कि रात को इस अंधेरे में जब इंसान सोते हैं तो जंगलों बियाबानों में अनदेखी मखलूक जाग उठती है। दिल ही दिल में कुरान पाक की सारी सूरतों का विर्द वो करता जा रहा था जब उसने दूर जंगल से जरा हटकर अपने गांव के अंधेरे में डूबे मकानात देखे तो उसकी आंखों में खोई हुई जिंदगी